मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपको आपकी चैनल एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.1 का परिचय। तो एक प्रश्नावली 1 का नाम है पूर्णांक। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, होते क्या हैं। तो हम सबसे पहले हमें जानना होगा पूर्णांक या इंटीजर्स। तो हम पिछली संख्याओं में पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक संख्याओं का एक समूह होता है जिसमें सभी पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। यानी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित रहती हैं। और पूर्ण संख्याओं को हम, और ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं 0, 1, 2, 3 ... और ऋणात्मक संख्याएं ये होती हैं सभी निगेटिव ऋणात्मक नंबर्स, -1, -2, -3 ... तो ये सभी संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याएं निर्मित करती हैं। पूर्णांक संख्याओं को हम नंबर संख्या रेखा की सहायता से भी समझने का प्रयत्न करते हैं। तो हमने एक नंबर या संख्या रेखा ड्रॉ किया। इसमें हमने 0 को अंकित किया। राइट साइड में आपके सभी धनात्मक नंबर और लेफ्ट साइड में सभी ऋणात्मक नंबर हमने अंकित किए। तो पूर्णांक संख्याओं में ये सभी ऋणात्मक और पूर्ण संख्याएं सम्मिलित होती हैं। तो ये था पूर्णांक संख्याएं कि पूर्णांक संख्या क्या है। अब हम आगे पूर्णांक संख्याओं से संबंधित कुछ उन पूर्णांक संख्याओं के गुणों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो पूर्णांक संख्याओं का पहला गुण होता है क्रम विनिमय। पहला है क्रम विनिमय गुण। सभी पूर्णांक संख्याओं में क्रम विनिमय गुण लागू होता है। जैसे उदाहरण के लिए, या उदाहरण बाद में लिखेंगे, पहले हम क्रम विनिमय गुण को अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर a और b दो संख्याओं का हमें योग करना है तो a + b, इसे हम b + a के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी अगर a और b कोई संख्याएं हैं तो इसका उत्तर b + a इन दोनों के योग के बराबर आएगा। उदाहरण के लिए, अगर 4 को हम 3 से जोड़ें या 3 को 4 से जोड़ें तो आंसर 7 ही आएगा। तो ये था पूर्णांकों का क्रम विनिमय गुण। गुण देखते हैं हम साहचर्य गुण। इस गुण में, इस प्रॉपर्टी या गुण में, जैसे हमने 3 नंबर्स को लिया और तीनों का योग निकालना चाहा, a + a + b, तो इसे हम a + b + c के तरह भी लिख सकते हैं। यानी सभी पूर्णांक संख्याएं साहचर्य गुण का पालन करती हैं। अब हम इसे हल करेंगे उदाहरण देकर। जैसे 3 संख्याएं 1 + 2 + 3, इसका उत्तर 1 + 2 + 3, इन दोनों का हम उत्तर देखते हैं। क्या इन दोनों का उत्तर समान आएगा? तो 1 + 5 यानी 6, 3 + 3 यानी 6। यानी सभी पूर्णांक संख्याएं साहचर्य गुण का पालन करती हैं। और अगला गुण है योज्य तत्समक गुण। योज्य तत्समक
तत्समक गुण। तीसरा है योज्य तत्समक गुण। इस गुण में अगर हम किसी संख्या में जीरो को जोड़ें या जीरो को किसी संख्या में जोड़ें तो आंसर एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या ही आता है। उदाहरण के लिए अगर हम 2 को 0 में जोड़ें या 0 को 2 से जोड़ें तो जो आपका उत्तर होगा एक पूर्णांक संख्या ही आएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं से संबंधित कुछ प्रमुख गुणों के बारे में। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले। मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आपको आप ही के चैनल एन ऑप्शन में। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, बी अंतर 10 है और सी योग 0 है। तो हम इसे हल करेंगे। ए वाला लिखते हैं ऐसा पूर्णांक युग्म माने जोड़ा, ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग -7 है। तो ये होगा -7 है तो माइनस का 10, इसमें अगर हम 3 को जोड़ें तो आंसर होगा -10। तो -10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो आएगा -7। बी वाला ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका अंतर -10 है। तो हमें दो युग्म जोड़ा पता करना है जिसको अगर हम घटाएं तो आंसर आना चाहिए -10। तो ये होगा -6 और हमने सब्ट्रैक्ट किया -4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया हमें माइनस और माइनस। यानी अगर दो माइनस वाले पूर्ण संख्याएं हैं तो दोनों को हम जोड़ते हैं और माइनस का जो चिन्ह है वह उसी प्रकार से रखा जाता है। तो -6 और 4 10। उसके बाद सी वाला ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 है, तो देखो एक हमने संख्या -3 ली और इनका योग किया प्लस के 3 से, तो -3 और +3 तो ये हुआ 0। तो ये था प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सबको समझ आए हो। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आपको एन ऑप्शन चैनल में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में ए, बी और 3 प्रश्न हैं जिनको हम एक एक करके हल करते हैं। ए वाला प्रश्न है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर 8 आए। तो हम हल लिखते हैं। तो हमें इसमें दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं लिखनी है। पहली संख्या -2 ऋणात्मक पूर्णांक है और दूसरी -10। ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक युग्म है। अब प्रश्न में कहा है जिनका अंतर, इन दोनों का हमें अंतर करना है। तो अंतर के लिए हम माइनस का निशान लगाएंगे और दो निशान आते हैं तो एक को ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो -2 और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो ये प्लस में परिवर्तित हो जाता है। तो माइनस +10। अब हम इनको घटाएंगे तो 10 प्लस का है और -2 यानी हमारी जो उत्तर होगा वो आएगा 8। बी वाला देखते हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। तो हम हल करते हैं। एक
ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। तो हमने लिखा -7 और एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, तो हमने लिखा 2। अब जिनका योग के लिए हमने प्लस लगा दिया। तो अब इसे हम हल करते हैं, -7 और +2, यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है तो में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 5। तो ये हमारा बी वाला उत्तर। अब सी वाला हल करते हैं, जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। तो सबसे पहले एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखेंगे, यानी हमने लिखा -2 और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है तो हमने लिखा 1, जिनका अंतर यानी हमें घटाना है तो अंतर के लिए माइनस लिखा। अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो इन संख्याओं का योग हो जाता है और माइनस का जो निशान है वो आ जाता है। तो 2 और 1 3। तो हमने हल किया प्रश्न नंबर 2। आशा है। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपको चैनल एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1. नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपको आप ही के चैनल एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 3, जो है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -4 थे। इस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हम हल करते हैं इसको। सबसे पहले टीम ए द्वारा प्राप्त किए अंक ये है -40 और 10 और 0। तो हम लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त किए अंकों का योग, -40 + 10 + 0 + 0। अब देखो, माइनस का 40 प्लस का 10 तो घट जाएगा। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 30। उसके बाद टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक बी द्वारा प्राप्त किए अंक 10, 0 -40। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग, टीम बी द्वारा प्राप्त किए अंकों का योग। तो हम 10 + 0 + -40, तो ये होगा 10 + 0 -40। तो -10 और -10 -40 में से 10 को हम घटा देंगे तो आएगा -30। ये आधा प्रश्न सॉल्व हुआ। अब उसने पूछा था किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो हम लिखेंगे दोनों टीमों के अंक बराबर हैं। दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। उसके बाद क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है?
तो देखो तीनों संख्याएं -40, 10 और 0, 10, 0, -40। तो हमने क्रम विनिमय का गुण पढ़ा था, जिसमें हमें बताया गया था कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हम लिखेंगे हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो ये था प्रश्न नंबर 3 का हल। आशा है मित्रों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट वाला है जिसमें -5 प्लस -8 इक्वल -8। अब हमें इसे सत्य बनाना है इस कथन को, तो हम इसकी जगह लिखेंगे खाली स्थान में -5, क्योंकि हमें पता है पूर्णांक क्रम विनिमय रूल का पालन करता है। तो ये क्रम विनिमय हुआ। दूसरा -53 प्लस खाली स्थान बराबर -53। तो -15 में हम कितना ऐड करें, कितना जोड़े कि उत्तर -15 ही आए। तो हमने पढ़ा था योज तत्समक गुण में हम किसी पूर्णांक में 0 को जोड़ते हैं या 0 को किसी पूर्णांक में जोड़ते हैं तो उत्तर हमें वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो हम यहां लिखेंगे 0। अगला 17 प्लस खाली स्थान बराबर 0। तो 17 में कितना हम जोड़ें कि उत्तर हमें 0 प्राप्त हो। तो 17 में हम माइनस का 17 जोड़ें। अगला वाला 13 प्लस ब्रैकेट माइनस का 12 प्लस खाली स्थान, और यहाँ पे 13 प्लस माइनस का 12 प्लस माइनस का 7। अब हमें इसे बराबर सत्य कथन को बनाना के लिए हम इसमें -7 को खाली स्थान में लिखेंगे। अगला -4 प्लस 15 प्लस -3 बराबर, अब देखो यहाँ पे माइनस का 4 है और माइनस प्लस का 15 है, तो हम इसमें खाली स्थान में -3 को फिल करेंगे और यहाँ ब्रैकेट लगाया। तो आज हमने समाप्त किया प्रश्नावली 1.1। आशा है आप सभी को समझ आया हो। और सभी के लिए जरूरी सूचना, अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपको एन ऑप्शन में। आज हम ओवरव्यू करेंगे प्रश्नावली 1.2 पूर्णांकों का गुणनफल का, जिसमें हमें बताया जाएगा कि पूर्णांकों का गुणनफल करने के किन किन प्रकार के तरीके हैं। तो पहला इसमें आता है, पहला दोनों धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक या पॉजिटिव पूर्णांक। जैसे उदाहरण लिया मैंने, अगर a और b दोनों अगर धनात्मक पूर्णांक हैं तो हमें गुणनफल धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे 2 × 3 = 6, ये हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। दूसरा, जब एक धनात्मक पूर्णांक तथा एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, उदाहरण के लिए अगर एक हमारा a धनात्मक पूर्णांक और इसका हमें गुणा करना है -b जो कि ऋणात्मक पूर्णांक है उससे, तो हमें गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। और तीसरा, दोनों ऋणात्मक नेगेटिव पूर्णांक, अगर हमारा -a एक ऋणात्मक पूर्णांक, इसका हमें गुणन करना है -b एक और ऋणात्मक पूर्णांक से, तो हमें गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। और इसके बाद चौथा आएगा 3 या 3 से अधिक ऋणात्मक
पूर्णांक। तीसरा वाला आएगा, सॉरी चौथा वाला आएगा 3 या 3 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया -a मल्टीप्लाई -b मल्टीप्लाई माइनस का c। इसमें 3 ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या धनात्मक पूर्णांक होगा? तो इसमें हम ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या गिनते हैं, जैसे 1 2 3। यह हमें 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करना है। अगर ऋणात्मक पूर्णांक सम है तो हमें गुणनफल धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, और अगर इनकी संख्या विषम है तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। यहां पे हमारे गुणनफल 3 है, मतलब हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इसका -a,b,c। उदाहरण से समझते हैं, एक और उदाहरण -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। यहां पे ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या 4 है, जो कि एक सम संख्या है, तो हमें गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक धनात्मक पूर्णांक हमें प्राप्त होगा। तो ये हमने सीखा पूर्णांकों के गुणनफल के कुछ मेथड, तरीके। आगे हम जानेंगे पूर्णांकों के गुणनफल के कुछ गुण। पूर्णांकों के गुणनफल के कुछ गुणों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पूर्णांकों के गुणनफल के गुण। गुणनफल के गुणों के बारे में पहला गुण है जिसमें गुणन की क्रम विनिमयता। गुणन की क्रम विनिमयता। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास 2 पूर्णांक गुणनफल हैं तो हम उनका स्थान परिवर्तित करके भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b, या हम इसे b मल्टीप्लाई a के प्रकार में भी लिख सकते हैं। इन दोनों का ही आंसर a मल्टीप्लाई b आएगा। उदाहरण के लिए अगर हम 2 मल्टीप्लाई 4 लिखें या 4 मल्टीप्लाई 2 लिखें तो इन दोनों का आंसर 8 आएगा। इन दोनों के गुणनफल में कोई अंतर नहीं होगा। दूसरा गुण है 0 से गुणा। 0 से शून्य से गुणा। शून्य से गुणन। अगर हम किसी पूर्णांक का शून्य से गुणा करें या शून्य का गुणन किसी पूर्णांक से करें तो हमें गुणनफल शून्य ही प्राप्त होगा। अब तीसरा गुण है गुणन, और तीसरा गुण है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। इस गुण में हम क्या जानेंगे कि अगर 1 का गुणा किसी पूर्णांक से हो या किसी पूर्णांक का गुणन 1 से हो तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होगा। अगला तीसरा नंबर का गुण है गुणन साहचर्य गुण। चौथा वाला गुण गुणन साहचर्य। इसमें देखते हैं क्या होता है। गुणन साहचर्य। गुणन साहचर्य में क्या होगा कि अगर हमारे पास तीन संख्याएं हैं तो हम इसे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c की तरह भी लिख सकते हैं, और इन दोनों का आंसर हमें एक पूर्णांक और समान प्राप्त होगा। अगला है वितरण गुण। वितरण गुण देखते हैं। 5 वाला वितरण गुण। उदाहरण के लिए हमने लिया वितरण गुण को समझने के लिए, अगर हमारे पास a और a b प्लस c तीन पूर्णांक हैं तो हम
ए का वितरण बी और सी के साथ कर सकते हैं। ए मल्टीप्लाई बी, यहां पे प्लस है तो ए मल्टीप्लाई सी। एक और एग्जांपल देखते हैं, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। तो ए का वितरण करेंगे हम बी के साथ, और यहां जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाएंगे, ए को वितरण करेंगे सी के साथ, ए मल्टीप्लाई सी। तो हमने इस वीडियो में पूर्णांकों का गुणनफल से संबंधित कुछ बातें जानी और पूर्णांकों के गुणनफल के कुछ गुणों के बारे में जाना। आशा है आप सब बच्चों को समझ आए हो। नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2, जिसमें हमें निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है। तो जिसमें पहला वाला है 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो यहां पे हमें 3 का माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल होता है तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 3 और माइनस का साइन आएगा, माइनस का निशान, तो -3। उसके बाद बी वाला है जिसमें हमें -1 का मल्टीप्लाई करना है 225 के साथ। यहां पर भी एक ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है, यानी हमारा जो उत्तर है वो हमें ऋणात्मक पूर्णांक में प्राप्त होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 225 से, तो माइनस का आएगा 225। सी वाला देखते हैं जिसमें हमें दो ऋणात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, मतलब हमारा जो गुणनफल का उत्तर आएगा वो एक धनात्मक पूर्णांक में आएगा। तो सबसे पहले 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो ये आएगा 230 और एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। डी वाला आंसर देखते हैं, माइनस का 316 मल्टीप्लाई माइनस का 1, ये दोनों भी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो इसका 316 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 316। आगे हम हल करेंगे ई वाला, जिसमें हमें -15 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे सबसे पहले, तो आएगा किसी भी पूर्णांक का शून्य के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारा आंसर एक शून्य पूर्णांक आता है। तो इन दोनों का आंसर आएगा 0 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 18 के साथ, फिर से शून्य का मल्टीप्लाई करेंगे -18 से, तो आंसर आएगा हमारा 0। एफ वाला देखते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों पूर्णांकों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, तो 132, ये हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। और यहाँ पे 10, उसके बाद 132 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो हमारा उत्तर होगा 1320। अब हम आगे बढ़ते हैं और जी वाला उत्तर देखते हैं। सबसे पहले 9 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो 9 एक धनात्मक पूर्णांक है और -3 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हमारा उत्तर एक ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। तो इसका आंसर आएगा -27, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ। अब ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हमारा उत्तर हमें गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 6 7 42, 4 हासिल की, 6 दूनी 12 और 4 16, 162। अब हम एच वाला देखेंगे। सबसे पहले हमने -18 लिखा और इन दोनों का गुणा किया, तो ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, तो गुणनफल हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 5 चौक 20। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इसमें एक ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारा गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 360 एक ऋणात्मक पूर्णांक। आगे हम हल करते हैं आई वाला। आई वाले में हमें सबसे पहले 2 जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों को अलग अलग हल करेंगे। तो ये दोनों दो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हमें गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 2 गुणा, इसमें एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, तो हमें गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। इसके बाद फिर से एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो हमारा उत्तर ऋणात्मक आएगा, तो -24। जे वाला हल करते हैं, तो फिर से 2 अलग अलग किया हमने, 3 का 6 से किया, और ये 2 ऋणात्मक पूर्णांक है, तो 18 गुणा
ये दोनों फिर से ऋणात्मक पूर्णांक, तो 2, तो हमारा आंसर आएगा 36। तो हमने हल किया प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1। आशा है आप सबको समझ आया हो, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते। मिलते हैं अगले। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपको निम्नलिखित को सत्यापित करना है। हम सॉल्व करेंगे ए वाला, सत्यापित या वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस का 3, इसे सॉल्व करते हैं। तो 18 मल्टीप्लाई 7 और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो आएगा माइनस। तो ये हुआ 18, 7 में से 3 को घटाना है तो आएगा 4, तो आएगा 72। ये हुआ LHS। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यानी RHS को सॉल्व करेंगे। तो ये था 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस का 3। 18 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, 7 एकम 7, 12, 126 प्लस 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और तो हमारा ये दोनों एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हमारा जो गुणनफल आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये आएगा माइनस का 54। 126 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो माइनस का 54, तो ये आएगा 72। यानी LHS बराबर आया RHS से। तो हम लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ। ये था ए वाला। आगे हम बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे बी वाले। पहले हम सॉल्व करेंगे बी वाला, जिसमें फिर से हमें ये LHS लेंगे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लिया हमने माइनस का 21 गुणा माइनस का 4 प्लस माइनस का 6, तो माइनस का 21 गुणा, अब माइनस का 4 प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो माइनस का 6, माइनस का 21 गुणा, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 10। अब हमारे पास दो ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो इनका गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210। ये है LHS। अब हम RHS लेंगे, RHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है माइनस का 21 गुणा माइनस का 4 प्लस माइनस का 21 गुणा माइनस का 6। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6 और 4 10, 2 और 8 10 और 11 और 210 RHS। तो आप देख सकते हैं कि LHS 210, RHS 210, तो LHS बराबर है RHS के। तो हम लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। तो हमने हल किया प्रश्न नंबर 2 को। आशा है सबको समझ आए हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3, जो है किसी भी पूर्णांक a के लिए -a मल्टीप्लाई a किसके समान है। तो हम इसको हल करेंगे। अब देखो, हमें -1 मल्टीप्लाई a इसका मान प्राप्त करना है। तो मान कैसे निकालेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और हम
पढ़ चुके हैं कि अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है तो इन दोनों का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ए। तो हम लिखेंगे अतः पूर्णांक ए के लिए -1 गुणा ए बराबर ए के समान है, के समान है। बच्चों आगे हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3 का दूसरा, जो है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। फिर हमें ए, बी और सी 3 प्रश्न दिए, तीनों का -1 के साथ गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए वाला हल करेंगे तो -22 इसका गुणन करेंगे हम -1 के साथ। तो अब हमारे पास 2 ऋणात्मक गुणांक हैं और 2 ऋणात्मक गुणांकों का गुणनफल हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 22 का 1 के साथ गुणा करेंगे आएगा 22 और ये एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। अब बी वाला देखते हैं। बी वाला है 37, इसमें हम गुणा करेंगे -1। तो अगर एक गुणनफल धनात्मक और दूसरा गुणनफल ऋणात्मक है तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 37 का गुणा करेंगे -1 के साथ तो हमें -37 प्राप्त होगा। उसके बाद सी, हम पढ़ चुके हैं कि शून्य का किसी भी पूर्ण संख्या के साथ गुणा किया जाए तो हमें वही शून्य प्राप्त होता है। तो हम शून्य का गुणा करेंगे -1 के साथ तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। तो हमने सॉल्व किया प्रश्न नंबर 3 का हल। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। तो मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबको एन ऑप्शन में। बच्चों आज हम प्रश्न नंबर 4 को हल करने वाले हैं, जो है -1 गुणा 5 से प्रारंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित मतलब दर्शाना है। तो हमें इसमें एक पैटर्न बनाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को दर्शाना है। तो सबसे पहले -1 मल्टीप्लाई 5, ये आएगा 5, -1 गुणा 4, तो -1 गुणा 5 इसका आंसर -5, -1 गुणा 4 ये आएगा -4। उसके बाद -1 गुणा 3 इसका उत्तर आएगा -3, -1 गुणा 2 -2, -1 गुणा 1 -1 और -1 गुणा -1 ये आया 1। तो हमने -1 गुणा 5 से प्रारंभ करते करते एक पैटर्न बनाया कि पहले हमने 5 का गुणा किया, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर -1 का, और अंत पर आते हुए हमने -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित दर्शा दिया। बच्चों आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 को, जो है उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें उचित गुणों का प्रयोग करना है और हमें अंत में गुणनफल ज्ञात करना है। हम इसमें ए और बी वाला सॉल्व करते हैं। तो हल 26 गुणा -48 प्लस -48 गुणा -36। तो अब देखो हमारे पास दो वैल्यू हैं, हम इनमें से -48 कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे -48 और ब्रैकेट लिया हमने, यहाँ पे 26 ये वाला प्लस और यहाँ पर -36 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। हम लिखेंगे इसमें वितरण गुण। हमने वितरण गुण का प्रयोग किया। तो
48, 26 प्लस का गुणा होगा माइनस के साथ तो माइनस आएगा 36 माइनस का 48, इनको हम घटाएंगे तो 26 में से माइनस 36 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 10। अब दो ऋणात्मक पूर्णांक है, इनका गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो 48 का गुणा 10 से करेंगे तो आएगा 480। यही हमारा उत्तर होगा। अब हम बी वाला देखते हैं। बी वाला हल करेंगे तो 15 गुणा माइनस का 25 गुणा माइनस का 4 और गुणा माइनस का 10। तो हम इस प्रश्न में लगाएंगे साहचर्य गुण। साहचर्य गुण में क्या होगा, हम इनका किसी भी क्रम में इसे लिख पाएंगे। तो हम लिखेंगे 15 गुणा माइनस का 10 और गुणा माइनस का 25 गुणा माइनस का 4। यहां पे हम लिख भी देंगे साहचर्य गुण। और इसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का, तो 15 का माइनस 10 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 150 और उसके बाद गुणा माइनस 25 का गुणा करेंगे माइनस 4 के साथ तो आएगा 100। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे और फिर से हमें पता है एक पूर्णांक ऋणात्मक और दूसरा पूर्णांक धनात्मक है तो हमें गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150 और 2 शून्य यहां से लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करेंगे सी और डी वाला। सी वाला प्रश्न है जिसमें 15 गुणा माइनस 25 गुणा माइनस 4 गुणा 10, हमें इसका मान ज्ञात करना है, गुणनफल निकालना है। सबसे पहले हम इसे इस क्रम में व्यवस्थित करेंगे कि हमें गुणा करना आसान लगे, आसान हो जाए। तो हम सबसे पहले 15 इसका गुणा करेंगे हम माइनस 10 के साथ और गुणा माइनस 25 इसे हम लिखेंगे माइनस 4 के साथ। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 25 का गुणा करेंगे 10 के साथ और यहां पे एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो हमें उत्तर मिलेगा 150। उसके बाद गुणा 25 का गुणा माइनस 25 का गुणा माइनस 4 के साथ करेंगे तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा जो होगा 100। उसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें माइनस 150 और 2 शून्य हम यहां पे लगा देंगे 15,000। ये था सी वाले का उत्तर। आगे बढ़ते हैं और हम हल करेंगे डी वाला। डी वाले को हल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर हम इन माइनस 41 का गुणा माइनस 102 के साथ सीधा कर दें, इसमें हमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करने में कठिनाइयां आ सकती हैं। दूसरा तरीका, क्यों ना हम कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करें जिससे हमें गुणा करने में आसानी हो। तो हम इन प्रश्नों में दूसरा वाला तरीका अपनाते हैं। तो हम माइनस 41 हमने 102 को 100 प्लस 2 आप लिख सकते हैं क्योंकि 100 में अगर 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो हमें 102 प्राप्त होगा। उसके बाद हम वितरण गुण को अप्लाई करेंगे। तो माइनस 41 इसका गुणा करेंगे एक बार 100 के साथ और ये प्लस है तो प्लस लगाया, माइनस 41 का गुणा करेंगे 2 के साथ। तो माइनस 41 का गुणा करेंगे 100 के साथ तो हमें मिलेगा 4100 4100 और माइनस 41 का गुणा करेंगे 2 के साथ तो हमें मिलेगा माइनस 82। उसके बाद 4100 प्लस का गुणा माइनस के साथ तो माइनस का 82। और ये दोनों संख्याएं हमें ऋणात्मक प्राप्त हुई, हम इन दोनों को जोड़ेंगे और साइन हमें ऋणात्मक हम लगाएंगे। तो माइनस का साइन लिखा 4182। तो ये था डी वाले का उत्तर। आगे हम सॉल्व करने वाले ई और एफ वाले पर, तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जो है 625 गुणा माइनस का 35 प्लस 625 गुणा 65। तो हम इसमें क्या करेंगे, 625 और 625 हम इसे कॉमन लेंगे। तो 625 उसके बाद ब्रैकेट यहां पे माइनस का 35 प्लस का साइन लिखा, उसके बाद यहां पर है 65। उसके बाद 625। अब देखो ये माइनस का 35 और ये 65, यहां पे प्लस का वैल्यू ज्यादा है तो ये घटाएंगे।
तो आएगा 5 में से 5 गया 0, 3 में से 6 गया 3, 30। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 0 5 15 की 5 हाथ में लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 छक्का 18, तो आया 18,750। आगे बढ़ते और हल करेंगे एफ वाला। एफ वाले में हम वितरण गुण का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले 7 का गुणा होगा 50 के साथ, उसके बाद ये माइनस है तो माइनस 7 का गुणा करेंगे हम, 7 का गुणा करेंगे हम 2 के साथ, तो 7 का 50 के साथ गुणा करेंगे 350, माइनस लिखा 7 का 2 का करेंगे तो 14, और 350 में से 14 को हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 336। तो हमने अभी सॉल्व किया ई और एफ वाला। आगे के वीडियोस में हम हल करेंगे जी वाला, जो है -17 गुणा माइनस का 29। इसे भी हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। आप इसे डायरेक्ट भी इसे हल कर सकते हैं, और हम कुछ इस प्रकार हल करने वाले हैं जिससे हमें गुणा करने में आसानी हो। तो हम लिखेंगे माइनस का 17 गुणा माइनस को 29 को हम लिख सकते हैं माइनस का 30 प्लस 1। अब 30 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 29 हमें प्राप्त होगा। अब हम -17 का गुणा करेंगे -30 के साथ, और ये प्लस है तो प्लस, -17 का गुणा करेंगे 1 के साथ। इन दोनों का गुणा करेंगे, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 0 3 7 21 की 1 हासिल में 2, 3 एकम 3 4 5, और ये प्लस -17 का -1 के साथ गुणा किया तो माइनस का 17, 510 प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो आएगा माइनस का 17, 510 में से 17 को घटाएंगे तो आएगा 493। तो ये हल हुआ जी वाले का। आगे बढ़ते हैं और एच वाला हल करते हैं। एच वाले में हमें दो पेयर दिए हैं। एक पेयर हम यहां प्लस वाला के एक साइड वाला मानेंगे और इसे 57 मानेंगे। यहां पे हम -57 को हमने लिया कॉमन, तो यहां पे आया माइनस का 29। और एक बात ध्यान रखने योग्य है कि अगर हमने -57 लिया तो हमें यहां से भी -57 लेना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास वैल्यू प्लस में है तो यहां पे साइन बदल के 1 आ जाएगा। दोबारा से बता रहा हूं, -1 कैसे आया, क्योंकि हमने -57 हमने कॉमन लिया, तो यहां पे वैसे हमें प्राप्त होता है 1, क्योंकि हमने माइनस का भी वैल्यू लिया है तो माइनस प्लस की जगह यहां माइनस आ जाएगा। उसके बाद -57 तो -29 और माइनस का 1, -57 दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है तो इनको हम जोड़ेंगे और माइनस का 30 हो जाएगा। अब ये दोनों फिर से ऋणात्मक पूर्णांक है तो हमारा उत्तर आएगा धनात्मक पूर्णांक। 3 का गुणा करेंगे 30 का तो 3 7 21, 2 हासिल 3 15 16 17, तो ये आया 1710। तो अब हम प्रश्न नंबर 5 को पूरा हल कर चुके हैं। आशा है आप सबको समझ आया हो, और जो हमारे चैनल पर नए हैं उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6 को, जो है किसी हिमकरण या ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। मतलब एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, फिर उस कमरे का तापमान को हमें कम करना है। कैसे करना है? हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो हर घंटे 5-5 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान कम हो रहा है, तो हमें बताना है 10 घंटे में कमरे का तापमान कितना कम होगा। तो हम हल करते हैं इसे। सबसे पहले लिखेंगे कमरे का तापमान, कमरे का तापमान, कमरे का तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 1 घंटे बाद कमरे के तापमान में गिरावट, तापमान में
गिरावट। तो 1 घंटे में कितनी गिरावट आ रही है? -5 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे 10 घंटे बाद, 10 घंटे में तापमान में गिरावट, तापमान में गिरावट। 1 घंटे में -5 डिग्री सेल्सियस, तो 10 घंटे में कितना? तो हम -5 का गुणा करेंगे 10 के साथ, तो हमें मिलेगा -50 डिग्री सेल्सियस। यानी 10 घंटे में कमरे के तापमान में -50 डिग्री सेल्सियस कम होगा 10 घंटे में। तो हम लिखेंगे अतः कमरे का तापमान, कमरे का तापमान, कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, और 10 घंटे में तापमान में गिरावट आया -50 डिग्री सेल्सियस। तो 40 में से -50 को घटाएंगे तो आएगा -10 डिग्री सेल्सियस। यानी हिमकरण प्रक्रिया के बाद 10 घंटे बाद कमरे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस होगा। यह था प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। आशा है आप सबको। नमस्ते मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबको एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम हल करने वाले प्रश्न नंबर 7 को, जो है 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, एवं प्रश्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। एक टेस्ट हुआ, टेस्ट 10 प्रश्नों का था। सही प्रश्न के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, और अगर आपने उत्तर गलत दिया तो -2 अंक दिए जाएंगे, और अगर आपने कोई भी प्रश्न हल नहीं किया तो उसके लिए 0 अंक दिए जाएंगे। तो पहला वाला प्रश्न है, मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। उसके द्वारा प्राप्त किए अंक कितने होंगे? तो हम हल करते हैं। लिखेंगे मोहन द्वारा दिए गए सही, मोहन द्वारा किए गए, ऐसा लिखते हैं, किए गए सही प्रश्न। मोहन ने कितने सही प्रश्न किए? 4। तो हम लिखेंगे 1 सही प्रश्न के लिए अंक, एक सही प्रश्न के लिए अंक है 5। तो 4 प्रश्नों के लिए अंक कितना होगा? 4 × 5 बराबर 20। मतलब उसे 20 अंक मिले सही प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अब हम लिखेंगे, चलो यहां पे लिखते हैं, मोहन द्वारा किए गए गलत प्रश्न, किए गए गलत प्रश्न। तो मोहन ने कितने प्रश्न गलत किए? ये है 6। एक गलत प्रश्न के लिए अंक, एक गलत प्रश्न के लिए अंक, एक गलत प्रश्न के लिए अंक है -2। तो हम लिखेंगे 6 गलत प्रश्न के लिए अंक, प्रश्न के लिए अंक। तो -2 × 6 तो आएगा -12। अब देखो, मोहन द्वारा सही प्रश्नों के लिए अंक कितने हैं? 20। गलत प्रश्नों के लिए अंक है -12। तो हम लिखेंगे, थोड़ा रफ करेंगे इसे। अब हम लिखेंगे मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक, मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक। तो देखो, मोहन ने सही प्रश्नों के लिए कितने अंक प्राप्त किए थे? 20।
और गलत प्रश्नों के लिए उत्तर माइनस का 12। प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा तो माइनस आएगा, यानी 8। यानी मोहन को कुल 8 अंक प्राप्त होंगे। आगे हम सॉल्व करेंगे बी वाला। रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 गलत, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो हम इसे हल करेंगे। लिखेंगे रेशमा द्वारा किए सही उत्तर रेशमा ने किए थे 5। एक सही उत्तर के लिए अंक, एक सही उत्तर का अंक, एक सही उत्तर का अंक है 5। तो 5 सही उत्तर का अंक, 5 सही उत्तर का अंक, सही उत्तर के अंक। तो 5 × 5 यानी 25, यानी उसे 5 सही उत्तर के लिए 25 अंक प्राप्त होंगे। अब हम लिखते हैं उसके द्वारा 5 अंक, 5 प्रश्न, 5 उत्तर गलत हैं। लिखेंगे रेशमा द्वारा किए गलत उत्तर, गलत उत्तर कितने हैं? 5। एक गलत उत्तर के लिए अंक, एक गलत उत्तर का अंक, तो एक गलत उत्तर का अंक है -2। तो 5 गलत उत्तर का अंक कितना होगा? 5 × -2 यानी -10। तो रेशमा द्वारा 5 सही उत्तर के लिए अंक 25 और 5 गलत उत्तर के लिए अंक है -10। तो हम लिखेंगे रेशमा द्वारा प्राप्त, अतः रेशमा द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना होगा? 25 में से 10 को घटाएंगे यानी 15 अंक, यानी रेशमा को 15 अंक प्राप्त होते हैं। हम हल करेंगे थर्ड वाला, जो है हिना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 सही उत्तर हैं और 5 उत्तर गलत हैं, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए? तो हम हल करते हैं। हिना द्वारा किए सही उत्तर कितने हैं? 2 सही उत्तर, 2 सही उत्तर के लिए अंक, एक सही उत्तर के लिए अंक 5 है, 2 के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 अंक। उसके बाद हिना द्वारा किए गलत उत्तर उसने किए 5, तो 5 गलत उत्तर के लिए अंक, एक गलत उत्तर के लिए 2 है, तो 5 के लिए -10 अंक। उसके बाद अब हमें पता करना है हिना को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो हम लिखेंगे हिना को प्राप्त अंक। हिना ने सही उत्तर के लिए 10 अंक प्राप्त हुए, गलत के लिए -10 यानी 0 अंक। अतः हिना को कुल 0 अंक प्राप्त होंगे। तो ये हमने हल किया प्रश्न नंबर 7। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 8, जो है एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ प्राप्त होता है। क्या होता है? लाभ प्राप्त, प्रॉफिट होता है।
और स्लेटी या ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। अगर वह सफेद सीमेंट की एक बोरी बेचता है तो उसे 8 रुपए का लाभ होता है, और स्लेटी ग्रे रंग की सीमेंट की बोरी बेचता है तो उसे 5 रुपए का हानि होती है। प्रश्न है ए वाला, किसी महीने में वह कंपनी 300 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती हैं, तो उसका लाभ या हानि आपको पता करना है। तो हम करेंगे इसे हल। तो कंपनी एक मंथ में कितनी 3000 सफेद बोरी को बेचती है। बेची गई सफेद बोरियों की संख्या, सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या, तो सफेद सीमेंट की बोरी 3000, एक बोरी पर प्राप्त लाभ, एक बोरी पर प्राप्त लाभ है 8 रुपए, तो 3000 बोरियों पर प्राप्त लाभ कितना होगा? तो 3000 गुणा करेंगे 8 का, यानी 8 तिया 24,000 रुपए। ये 3000 सफेद बोरियों पर प्राप्त लाभ है। अब हम इसके बाद हम लिखेंगे बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या, सीमेंट की बोरियां, तो स्लेटी रंग की बोरियां कितनी बेची गई? 5000 बोरियां। एक बोरी पर हुई हानि, एक बोरी पर हानि कितने रुपए की? 5 रुपए की। तो 5000 बोरियों पर हानि, कितनी होगी? 5000 मल्टीप्लाई 5 यानी 25,000 रुपए। तो अब देखो, चूंकि सफेद सीमेंट की बोरियों पर लाभ कितना था? 24,000, तो हम लिखेंगे 25,000 ज्यादा है 24,000 से, 25,000 ज्यादा है 24,000 से। इसका मतलब है कि उसे हानि होगी। तो हम लिखेंगे अतः उसे हानि होगी। तो हम कैसे निकालेंगे हानि? हानि बराबर 25,000 माइनस 24,000, यानी उसे 1,000 रुपए की हानि होगी। तो ये हम हल करने वाले हैं बी वाला, जो है यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि। मतलब कंपनी ने स्लेटी सीमेंट की बोरियां 6400 बेच दी, अब उसे कुछ हानि भी हुई होगी, तो हमें यह बताना है कि इस हानि की पूर्ति करने के लिए उसे कितनी सफेद सीमेंट की बोरियों को बेचना पड़ेगा। तो हम इसे हल करते हैं। लिखेंगे बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी है?
6400, तो सफेद एक स्लेटी बोरी पर हानि कितनी है? 5 रुपए। तो हम लिखेंगे 6400 बोरियों पर हानि कितनी होगी? 6400 मल्टीप्लाई 5 बराबर 4 5 चौक 20 30 32, यानी 3200 रुपए की उसे हानि होती है। अब दुकानदार को 32,000 रुपए को क्या करना है? कम करना है। तो उसे सफेद बोरियां बेचनी पड़ेंगी। तो सफेद बोरियों के लिए विक्रय मूल्य, सफेद सीमेंट की बोरियों का, ये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, बेचने का मूल्य। विक्रय मूल्य कितना? 32,000 रुपए। और हमें यह भी पता है कि एक सफेद बोरी पर कितना लाभ होता है उसे? 8 रुपए। तो हम लिखेंगे एक सफेद बोरी पर लाभ, ये हुआ 8 रुपए। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद हमें बताना है कितनी बोरी उसे बेचनी चाहिए। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लिखेंगे अतः सफेद बोरियों की संख्या, सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या, की बोरियों की संख्या। तो देखो विक्रय मूल्य कितना था? 32,000। सफेद एक बोरी पर कितना लाभ? 8 रुपए। तो हम 8 का भाग करेंगे तो आएगा 4,000 बोरियां। तो हम लिखेंगे, तो यही हमारा आंसर है। मतलब उसे 4,000 सफेद सीमेंट की बोरियां को बेचना पड़ेगा, तो ना उसे लाभ होगा और ना उसे हानि होगी। तो यह था प्रश्न नंबर। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबको एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला है -30 भाग 10। हमें -30 में 10 का भाग करना है। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो इसका आंसर आएगा -3। बी वाला हल करेंगे, जो है 50 में हमें -5 का भाग करना है। तो -5 का भाग करेंगे तो आएगा -10। सी वाला, और अगर दो पूर्णांकों का अगर हम भाग करते हैं और दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं, तो हमें जो उसका आंसर होगा, उत्तर होगा, वो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 36 -36 भाग -9, तो 9 चौक 36। तो इसका आंसर आएगा +4। इसी प्रकार से डी वाला -49 भाग -49। अब इस प्रश्न में एक धनात्मक पूर्णांक है और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हमें उत्तर एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 49 का भाग 49 के साथ करेंगे तो आएगा -1। ये बढ़ते हैं और हल करते हैं हम ई वाला, जो है 13 डिवाइड बाई ब्रैकेट -2 + 1। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हम जो ब्रैकेट है उसे उसके अंदर वाले संख्याओं का मान ज्ञात करते हैं, जिसे हम बोर्ड मास का नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले -2 + 1, यानी -2 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा हमारा -1। और किसी भी पूर्णांक में अगर 1 का भाग करते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आएगा -13। उसके बाद एफ वाला है 0 भाग -12। और हम पढ़ चुके हैं कि 0 में किसी भी पूर्णांक का भाग करते हैं तो हमें भाग पर 0 प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा 0। उसके बाद जी वाला -31 भाग ब्रैकेट -30 + -1। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला हल करेंगे, 31 भाग, तो -30
प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस का 1, तो ये होगा -31 भाग -30 और -1 तो होगा 31। और अगर हम एक ही प्रकार की पूर्णांकों का भाग करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, तो हमारा आंसर होगा 1। तो ये हुआ ई एफ। और आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं एच वाला। तो एच वाला है, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला हल करेंगे। तो -36 का अगर 12 के साथ भाग होगा तो आएगा -12 तिया 36 और भाग 3। उसके बाद -3 का भाग होगा 3 के साथ तो आएगा -1। इसी प्रकार हल करेंगे आई वाला। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला। तो -6 + 5, 6 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा -1 डिवाइड, और -2 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा -1, और 2 ऋणात्मक पूर्णांक है और इनका हमें भाग करना है तो आएगा 1। तो हमने हल किया प्रश्न नंबर 1 को। आशा है सब लोगों को समझ आया हो। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबको एन ऑप्शन में। बच्चों आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 को, जो है ए बी सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है। ए भाग बी प्लस ए भाग सी को सत्यापित करना है। हमें कुछ वैल्यूज दिए ए बी सी की, हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखेंगे और हम प्रूव करेंगे ये दोनों बराबर नहीं है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हमारे पास एक समीकरण है ए भाग बी प्लस सी ये बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए माइनस सी को। इस समीकरण में हम ए बी और सी इन तीनों के मानों को रखेंगे, फिर हम दर्शाएंगे ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम ए का वैल्यू रखें, ए का मान रखेंगे 12, बी का रखा हमने -4 + 2 बराबर नहीं है ए 12 भाग -4 प्लस ए भाग बी यानी 2। इसे हम हल करेंगे 12 भाग, अब -2 में से हम करेंगे 2 को घटाएंगे तो आएगा -2 बराबर नहीं है। तो 12 का भाग 12 में भाग का करेंगे 4 का तो आएगा -3 प्लस 12 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा 6। उसके बाद 12 में 2 का भाग करेंगे -2 का तो -6 बराबर नहीं है। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, -3 को 6 से घटाएंगे तो आएगा 3। तो हमने यहाँ पे दर्शा चुके हैं कि -6 बराबर नहीं है 3 से। तो हम लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ। इस प्रकार हमने ए वाले को हल किया। आगे हम बी वाले को इसी प्रकार से सत्यापित करेंगे। तब तक के लिए अब हम सी बी वाले को हल करेंगे, जिसमें ए का मान -10 दिया है, बी का मान 1 और सी का मान 1 दिया है। हमें इसे सत्यापित करना है। सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे, ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है, ये हमें दर्शाना है। ए भाग बी प्लस ए भाग सी। तो हम ए का मान रखेंगे -10 भाग बी का मान 1, सी का मान 1 बराबर नहीं है। ए का मान -10 भाग बी प्लस -10 भाग सी, सी का मान 1 और बी का मान 1। उसके बाद -10 भाग 1 और 1 2। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, बराबर नहीं है। -10 में 1 का भाग करेंगे तो आएगा -10 प्लस यहाँ पे भी -10। उसके बाद -10 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा -5 बराबर नहीं है। -10 और -10 ये जुड़ के -20 हो जाएगा। तो हम आसानी से देख सकते हैं -5 बराबर नहीं है -20 के। तो हम लिखेंगे अतः
अतः सत्यापित हुआ। तो हम हल कर चुके हैं प्रश्न नंबर 2 को। आशा है आप सभी को समझ आया हो। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबको एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 को, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला खाली स्थान है 369 डिवाइड, उसके बाद खाली स्थान बराबर 369। मतलब 369 में हम कितने का डिवाइड करें कि आंसर 369 ही आए। तो हम पढ़ चुके हैं, अगर किसी पूर्णांक में एक का डिवाइड कर एक का भाग देती है तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे एक का भाग करेंगे और उसके बाद बी वाला है -75 भाग खाली स्थान बराबर -1। -75 में किसका हम भाग करें कि हमें -1 मिले। तो हम पढ़ चुके हैं, किसी पूर्णांक में अगर उसी पूर्णांक का भाग करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो हम इसमें 75 का भाग करेंगे। उसके बाद तीसरा वाला -206 भाग खाली स्थान। -206 में हम कितना का भाग करें कि हमें 1 प्राप्त हो। तो हम बता चुके हैं कि अगर दोनों पूर्णांक बराबर है अगर और उनका भाग करना है तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे -206। डी वाला है -87 भाग। 87 में किस पूर्णांक का भाग करें कि हमें +87 मिल जाए। तो हम इसमें -1 का भाग करेंगे। इसी प्रकार ई वाला हम खाली स्थान हम 1 का भाग किस पूर्णांक में करें कि -87 प्राप्त हो। तो इसमें हम -87 का अगर भाग 1 से करते हैं तो हमें -87 ही प्राप्त होता है। एफ वाला खाली स्थान भाग 48। हम 48 का भाग किस पूर्णांक में करें कि हमें -1 प्राप्त हो। तो हम सेम पूर्णांक का भाग अगर एक उसी प्रकार के पूर्णांक में करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। उसके बाद जी वाला 20 भाग 20 में किस पूर्णांक का भाग करें कि हमें 2 प्राप्त हो। तो यहां पे आंसर आएगा -10। उसके बाद एच वाला खाली स्थान भाग 4। किस पूर्णांक में 4 का भाग करने पर हमें -3 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे -12। -12 में अगर हम 4 का भाग करेंगे तो हमें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, -3 प्राप्त होगा। तो अब हम हल कर चुके हैं प्रश्न नंबर 3 के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आशा है आप सबको वीडियो पसंद आया हो। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबको एन ऑप्शन में। आज हम हल करने वाले प्रश्न नंबर 4 को, जो है ऐसे 5 पूर्णांक युग्म लिखिए ताकि a डिवाइड बाई b इक्वल -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 और -2 है, क्योंकि 6 डिवाइड बाई -2 बराबर -3 है। तो हमें इसमें 5 युग्म लिखना है, जिसमें एक युग्म का दूसरे युग्म में अगर हम भाग करें तो -3 प्राप्त हो। तो हम लिखेंगे पहला युग्म हमने a बराबर 9 लिया, b बराबर -3। अतः अगर अर्थात 9 डिवाइड बाई -3 कितना आया -3। दूसरा युग्म हमने a बराबर लिया 12, b बराबर -4। यानी अगर हम 12 में -4 का भाग करेंगे तो हमें -3 प्राप्त होगा। उसके बाद तीसरा युग्म a बराबर हमने लिया 15 और b बराबर लिया -5। यानी अगर हम 15 में -5 का भाग करेंगे तो आएगा -3। उसके बाद चौथा युग्म हमने a बराबर लिया 18, b बराबर लिया -6। यानी अगर हम 18 में -6 का भाग करें तो हमें प्राप्त होगा -3। उसके बाद पांचवा युग्म के लिए a बराबर हमने लिया 21 और b बराबर लिया -7। अगर हम 21 में भाग करेंगे -7 का तो हमें प्राप्त होगा -3। इस प्रकार हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा 5 युग्म हमने बताए, जिसमें अगर एक युग्म का दूसरे में भाग करें तो हमें -3 प्राप्त होता है। तो आशा है आप सबको समझ आए हो। मिलते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश
स्वागत करता हूं आप सबको एन ऑप्शन में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1.3 का प्रश्न नंबर 5 जो है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, मतलब 10 डिग्री था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ रही है, दर से कम हो तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, यानी तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा? तो हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले हम एक तापमान को संख्या रेखा से में निरूपित करेंगे। संख्या रेखा में निरूपित करते हैं। एक हमने संख्या रेखा बनाई, यहां पे हमने 0 मार्क किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेफ्ट साइड हमने -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब प्रश्न में कहा है कि 12 बजे 0 से 10 डिग्री टेम्परेचर था, यानी प्लस का 10 डिग्री यहां पे टेम्परेचर था, और फिर 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम हुआ तो रात में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो गया, -8 डिग्री। तो हम यहां से -8 डिग्री तक जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 10 डिग्री से -8 डिग्री तक जो तापमान में गिरावट में कितना घंटे लगा? 18 घंटे। अब हम लिखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय, कम होने में लगा समय 2 डिग्री सेल्सियस कितने में? 1 घंटे में। हम लिखेंगे 1 घंटा। तो लिखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय, कम होने में लगा समय 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में कम होने में लगा समय 1 घंटा। तो 1 डिग्री में होगा 1/2, मतलब आधा घंटा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार अब हम लिखेंगे इसी प्रकार 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय, कम होने में लगा समय 1/2 गुणा करेंगे 18 का, तो ये आएगा 9 घंटे। मतलब 18 डिग्री तापमान कम होने में 9 घंटे का समय लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसे थोड़ा रफ करेंगे, जल्दी से। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो देखो अब हम लिखेंगे कुल समय। देखो 12 बजे तापमान 0, तो दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे प्लस 9 घंटे, 9 घंटे। तो 12 प्लस 9 बराबर 21 घंटे। 21 घंटे को हम लिख सकते हैं 9 PM। तो हम लिखेंगे इसके बाद, यानी रात के 9 बजे तापमान, अतः रात के 9 बजे तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा।
तो ये हल हुआ प्रश्न नंबर 5 का। आप सभी को समझ आए हो। मिलते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम प्रश्न नंबर 6 को हल करने वाले हैं, जो है एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए -3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल ना करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। माने एक टेस्ट हुआ, उसमें सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक, और अगर आपने कोई भी प्रश्न हल नहीं किया तो आपको 0 अंक दिए जाते हैं। ये वाला है, राधिका टेस्ट में 20 अंक प्राप्त करती है। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। गलत प्रश्नों की संख्या हमें पता करना है। तो इसमें हम हल करेंगे, लिखेंगे राधिका को प्राप्त कुल अंक कितने हैं? 20। सही उत्तर कितने हैं? 12। एक सही उत्तर के लिए अंक, एक सही उत्तर के लिए अंक कितना है? 3। तो हम लिखेंगे 12 सही उत्तरों के लिए अंक कितना होगा? 3 गुणा 12 36 अंक। मतलब उसने सही उत्तरों के लिए 36 अंक प्राप्त किए, लेकिन उसे टोटल अंक कितने मिले? 20। तो गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक, तो हम लिखेंगे गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक सही उत्तर कितने? टोटल अंक कितने आए थे उसके? 20, यानी 16 अंक। यानी गलत प्रश्नों के लिए उसे 16 अंक प्राप्त हुए थे। तो थोड़ा हम रफ करेंगे इसे। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद हम लिखेंगे चूंकि एक गलत उत्तर के लिए अंक, एक गलत उत्तर के लिए अंक कितना है? 2 -2। इसलिए अंकों की गलत प्रश्नों की संख्या गलत प्रश्नों के लिए प्राप्त अंक है 16 और एक गलत उत्तर के लिए अंक है 2। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 2 का, यानी 8। अतः उसने 8 गलत उत्तरों, अतः हम लिखेंगे अब उसे, अतः उसने 8 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। तो ये हमने हल किया क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। आगे हम सॉल्व करेंगे इसमें दूसरा वाला का हल। सॉल्व करेंगे बी वाला, दूसरा वाला। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है? तो हम इसे हल करेंगे, लिखेंगे मोहिनी को प्राप्त कुल अंक कितने हैं? -5। सही प्रश्न कितने? सही उत्तर कितने हैं? 7। एक सही उत्तर का अंक, एक सही उत्तर का अंक है 3। तो 7 सही उत्तर का अंक कितना होगा? 3 गुणा 7 बराबर 21 अंक। और
अब उसने, ये हुआ 21 अंक, ठीक है। तो हम निकालेंगे गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक, उत्तरों के लिए प्राप्त अंक। देखो सही उत्तर के लिए कितना था 21, और कुल अंक कितने हैं -5। -5 को हम घटाएंगे 21 से, हमने किया 21। -5 क्या है इसमें, क्योंकि टोटल अंक उसके हैं -5, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 26। एक गलत उत्तर के लिए अंक कितना है 2। तो हम लिखेंगे गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या। देखो, और यहां पे हम माइनस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो हम लिखेंगे 26 डिवाइड बाई 2 -2, तो आंसर आएगा 13। तो गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है 13, यानी उसने 13 गलत उत्तर किए। तो ये था प्रश्न नंबर 6। आशा है सभी को समझ आया। मिलते हैं अगले वीडियोस में, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबको एन ऑप्शन में। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 7 को, जो है एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में उत्थापक कितना समय लगाएगा। तो हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे उत्थापक 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, और विपरीत दिशा में -350 मीटर की दूरी तय करता है। उत्थापक 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है और विपरीत दिशा में -350 मीटर की दूरी तय करता है। अतः उत्थापक द्वारा तय की दूरी, तो देखो 10 मीटर तो ऊपर रहता है, माइनस हम क्या करेंगे, जो भूमि के अंदर जा रहा है वो दूरी को हम घटाएंगे। तो माइनस और माइनस का 350, यानी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे प्लस होगा, यानी 360 मीटर। यह है उत्थापक द्वारा तय की दूरी। अब उन्होंने प्रश्न में कहा है कि 1 मिनट में कितना दूरी तय होती है 6 मीटर। तो अब देखो 6 मिनट दूरी तय करने में समान लगा 1 मिनट, हम लिखेंगे 6 मीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना है 1 मिनट। 6 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय 1 मिनट, तो 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा 1/6 मिनट। यह हुआ 1 मिनट की दूरी में तय करने में लगा समय। उसके बाद जब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हमने निकाला 1 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो हम लिखेंगे इसलिए 300
60 मीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा? तो एक मीटर दूरी में लगा समय 1/6, तो 1/6 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 60 मिनट, या हम लिख सकते हैं 1 घंटा। तो हम लिखेंगे अतः -350 मीटर पहुंचने में उत्थापक को 1 घंटा लगेगा। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 7 का हल। आशा है